अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हालांकि नसीमा पर्दा नहीं करती थी। लोग सारा दिन इस महल्ले में आकर उमर हयात के मकान को देखते रहे। शाम तक बेशुमार कहानियां तख्लीक हो चुकी थीं। शाम की रेलगाड़ी से उमर हयात उतरा तो स्टेशन से निकलते ही एक आदमी ने उसे खबर सुनाई कि उसके घर पर जिन्हों ने हमला किया है। उसे जो टांगा करीब नजर आया वो उसी पर चढ़ बैठा और टांगे वाले से कहा कि जिस कदर तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो दौड़ाओ और मुझे घर पहुंचाओ। मलिक साहब, टांगे वाले ने घोड़े को चांटा मारते हुए कहा, सुना है आपके घर में जिन्नात की कोई वारदात हुई है? हाँ भाई, उमर हयात ने कहा, अभी अभी मुझे एक आदमी ने बताया है, इसीलिए तुम्हें कहा है कि मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचाओ। मलिक साहब, टांगे वाले ने लगाम को जोर से झटका देकर कहा, आप इल्म तालीम वाले लोग हैं, हम तो जाहिल और गंवार हैं। जो आप समझ सकते हैं वहाँ तक हम चरसियों का दिमाग कहाँ पहुँच सकता है। फिर भी मुँह आई बात कहूँगा ज़रूर। आपने लाख किताबें पढ़ी हों लेकिन जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। जिन चुड़ैलें होती होंगी। सुना है कुरान मजीद में भी आया है कि जिन्नात की भी एक मखलूक है जो इंसानों को नज़र नहीं आती। लेकिन मलिक साहब, एक मखलूक और भी है जो आपको और आप जैसों को नज़र नहीं आती। उसे मुझ जैसे चरसी और अफीमी देख सकते हैं। आप बुरा न माने तो कहूँ, एक तो जिन्नात ने आपके घर पर हमला किया है, अब दूसरा हमला वो लोग करेंगे जो कहते हैं कि उनके कब्जे में जिन्नात हैं। कहीं उनके चक्कर में न पड़ जाना। ज़रा खुद भी गौर कर लेना, इंसान के साथ शैतान भी लगा हुआ है। घोड़े की रफ्तार के साथ तांगे वाले की ज़बान भी तेज़ी से चल रही थी, लेकिन उमर हयात पर ऐसी घबराहट तारी थी कि वो बेख्याली से हूँ हाँ करता जा रहा था। घर दूर नहीं था। टांगा महल्ले में जहाँ तक जा सकता था वहाँ रुका। उमर हयात के हाथ में जितने पैसे आए वो टांगे की अगली सीट पर फेंक कर टांगे से उतरा और घर को दौड़ पड़ा। घर में नसीमा के पास चंद एक औरतें बैठी हुई थी। बच्चा उन औरतों से अलग पलंग पर लेटा हुआ था। जो ही उमर हयात अंदर कमरे में दाखिल हुआ, नसीमा उठी और लपक कर शौकत को उठा लिया, लेकिन शौकत अपने बाप को देखकर रो पड़ा और उसकी तरफ लपकने लगा। उमर हयात सुन आया था कि बच्चे को भी कोई दौरा पड़ा था, वरना शौकत उस उम्र से चंद साल ऊपर चला गया था जिसमें माँ बाप बच्चे को उठाए उठाए फिरते हैं। नसीमा ने डरी और घबराई हुई आवाज़ में उमर हयात को बताया कि पत्थर किस तरह आए, कपड़ों को आग किस तरह लगी और शौकत को किस किस्म का दौरा पड़ा। कुछ लुक़्मे औरतों ने दिए। औरतों ने बार बार कहा कि ये जिन्नात का काम है। नसीमा एक बार फिर शौकत को उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शौकत, जिसे बाप ने उठा रखा था, पीठ फेरकर बाप के साथ लिपट गया। दिन को वह नसीमा के सामने इतना नहीं रोया था जितना बाप के साथ लिपट कर रोया। शौकी का जो हाल हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नसीमा ने कहा। इससे अच्छा था कि मेरी जान चली जाती। मैंने तो सारा दिन इसे अपने सीने से लगाए रखा है। नहीं अब्बू, शौकत ने कहा, अम्मी झूठ बोलती है, इसने तो मुझे एक बार भी प्यार नहीं किया। हाय! नसीमा ने दोनों हाथ धमाके से जोड़े और हाथ मलते हुए बोली, ये सुन लो, अपना खून पिला दूं तो भी सौतेली की सौतेली ही रहूंगी। औरतों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कोई मुस्कुराई, किसी ने अपने कानों पर हाथ रखे और कोई नसीमा के मुंह की तरफ देखने लगी। उमर हयात ने जैसे सुना ही ना हो कि नसीमा ने क्या कहा था। वो गहरी सोच में खो गया और बच्चे को गोद में उठाए हुए दूसरे कमरे में चला गया। कुछ वक्त बाद औरतें चली गईं तो नसीमा उमर हयात के पास आई। इतनी देर में बच्चा सो गया था। उमर हयात ने उसे पलंग पर लेटा दिया। हमें क्या करना चाहिए? नसीमा ने उमर हयात से पूछा। क्या ऐसी आफत फिर भी आएगी? नसीमा, उमर हयात ने आहिस्तगी से कहा, इस आफत के मुतालिक भी सोच लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें वो शर्त याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने शादी से पहले तुम्हारे आगे रखी थी। मैं कहता हूँ कि पूरा घर जल जाए, लेकिन मेरे बच्चे को आँच ना आए। इसने इतनी औरतों के सामने तुम्हें कहा है कि तुमने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मैं समझ सकता हूँ कि दौरे के बाद उसकी ज़हनी हालत क्या हुई होगी। आपने एक बच्चे की बात पर एतबार कर लिया, नसीमा ने अपने अंदाज में कहा। आपने महसूस नहीं किया कि बच्चे के जहन पर अभी तक दौरे का असर है। इसे अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं हुआ कि उसे हुआ क्या था। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि शौकी को अगर मैं मरकर भी बचा सकती हूँ
तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त खुदा के लिए मेरे साथ इस तरह की बातें ना करें। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। मैंने तो रो रो कर दिन गुजारा है। उसके आंसू बह निकले। उमर हयात ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठा लिया। कुछ आपको समझ आई है? नसीमा ने उमर हयात से पूछा। ये क्या था? अगर फिर ऐसे हुआ तो मैं तो डर से मर जाऊंगी या इस घर से भागकर चली जाऊंगी। दो ही बातें हैं, उमर हयात ने कहा। किसी ने हम पर यह काला इल्म कराया है या ये जिन्नात का हमला है। काला अमल दुश्मन कराया करते हैं, लेकिन मेरे साथ किसी की क्या दुश्मनी। मैं दोस्त बनाया करता हूँ, आज तक किसी को दुश्मन नहीं बनाया। और अगर ये जिन्नात हैं तो फिर इस इल्म के किसी आमिल को बुलाएंगे। पहले तो ये देखेंगे कि ऐसा दोबारा होता है या नहीं। 2 दिनों के बाद दिन के 2 बजे फिर ऐसा ही हुआ। शौकत स्कूल से आया और खाना खाकर उठा ही था कि गिर पड़ा। उसकी हालत वैसी ही हो गई जैसी 2 दिन पहले हुई थी। बज़ाहिर तशन्नुज या मिर्गी का दौरा लगता था। उसके हाथ और पांव मुड़ गए, जिस्म जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से हल्के हल्के खर्राटे निकलने लगे। उसके साथ ही बरामदे में एक पत्थर गिरा जो टेनिस की गेंद जितना बड़ा था। नसीमा इतनी डरी कि उसने बाहर जाके न देखा और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। दूसरा पत्थर धमाके से दरवाजे को लगा। इतनी जोर की आवाज़ आई कि नसीमा सर से पांव तक हिल गई और उस पर गशी की कैफियत तारी होने लगी। उसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि शौकत को उठाकर पलंग पर लिटा देती। बरामदे और सैन में 3-4 और पत्थर एक दूसरे के बाद गिरे। नसीमा ने जलतू जलालतू का विरद शुरू कर दिया। कमरे में कहीं से धुआं उठ रहा था। नसीमा ने इधर उधर देखा। उसका पर्स तिपाई पर रखा था, धुआं उसमें से निकल रहा था। नसीमा ने दौड़कर पर्स उठाया, खोलकर देखा तो उसमें तमाम नोट डल चुके थे। ये 5-5 और 10-10 रुपयों के नोट थे। रकम 300 से कुछ ज़्यादा ही थी। अजीब बात यह थी कि पर्स को आग ने ज़रा सा भी नहीं झुलसाया था। नसीमा पर्स को देख ही रही थी कि दूसरे बरामदे में एक बार फिर दूसरे पत्थर के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। नसीमा अब अकेली वहाँ नहीं ठहर सकती थी। शौकत का कांपता हुआ जिस्म, उसका अजीब तरीके से मुड़ा हुआ चेहरा, खुली हुई आंखें जो सुर्ख हो गई थीं, और उसके मुड़े हुए हाथ नसीमा को डरा रहे थे। वो इस तरह अचानक बाहर को दौड़ पड़ी जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। बाहर वाले दरवाजे से निकलकर गली में गई तो उसकी चीखें निकल गईं। गली में 3-4 आदमी गुजर रहे थे। वो दौड़ते आए, करीबी पड़ोसी भी निकल आए। आज फिर पत्थर गिर रहे हैं, नसीमा ने खौफ से कांपती और रोती हुई आवाज़ में कहा। शौकी को भी फिर वही दौरा पड़ गया है। 5-6 आदमी इकट्ठे अंदर आ गए। वो सहन में आए तो एक पत्थर उनके पाँव में गिरा। किसी को लगा नहीं। वो इस पत्थर को देख ही रहे थे कि एक और पत्थर उनके करीब गिरा। ये आदमी डरकर बाहर को भागे। 2 आदमी बाहर जाने की बजाय बरामदे में चले गए। नसीमा भी बरामदे में थी। बच्चा अंदर फर्श पर पड़ा तड़प रहा है। नसीमा ने इन 2 आदमियों से कहा, इसे पलंग पर डाल दो। दोनों आदमी अंदर गए और शौकत को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। वो इतने डरे हुए थे कि कमरे से बाहर न निकले। एक और पत्थर आया जो बरामदे में से उछलकर कमरे में आ गया। ये सिलसिला तकरीबन 15 मिनट जारी रहा। शौकत ने अंगड़ाई ली और उठ बैठा। चंद मिनट और गुजर गए, कोई पत्थर न आया। इतने में उमर हयात आ गया। उसे किसी ने इतला दे दी थी। दोनों आदमी बाहर निकल गए। नसीमा रो रही थी, शौकत भी रो रहा था। उमर हयात उसके पास पलंग पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में लिटा लिया। नसीमा उसे बता रही थी कि पत्थर किस तरह आते रहे। लोग सूफी को ले आए। सबसे पहले इस घर में ख़त्म कुरान होना चाहिए, सूफी ने कहा। मैं अभी लड़कों को इकट्ठा करके ले आता हूँ, सिपारे मस्जिद से लेता आऊँगा। क्या दरवाजे के साथ मेरा तावीज़ नहीं बांधा था? उस रोज़ से वहीं बंधा है सूफी साहब। और वो धुनी, वो देखें, नसीमा ने कहा, जल रही है। फिर ये क्यों आ गए? सूफी ने पूछा। इस सवाल का जवाब आप ही देंगे सूफी साहब, उमर हयात ने कहा। सूफी ने उमर हयात की तरफ देखा। उसकी आंखें बेतासुर थीं। उसके चेहरे पर भी तासुर न था। अगर कुछ तासुर था तो ये उस नालायक लड़के का तासुर था जिसे मास्टर के सवाल का जवाब याद ना हो। लेकिन सूफी उन नालायक लड़कों में से था जिन्हें मास्टर मॉनिटर बना दिया करते और खुद हुक्के का कश लगाने के लिए बरामदे में या स्टाफ रूम में जा बैठते हैं। ओह, सूफी ने चौंक कर कहा, वक्त थोड़ा रह गया है, मगरिब से पहले कुरान ख़त्म करना है। आप लोग ये कमरा खाली कर दें। और मलिक साहब, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, लिख लें और ख़त्म वाले कमरे में रख दें। मेरे साथ 12-14 लड़के होंगे, इनके खाने का इंतज़ाम कर दें। इन बेचारों को इतना होश कहाँ है जी, एक दर्दमंद महल्लेदार ने कहा। आप सूफी साहब मुझे चीज़ें लिखवाएं, मैं मलिक साहब से पैसा लेकर ले आऊँगा।
कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम मलिक साहब के घर में हो जाएगा। उमर हयात की जान पर बनी हुई थी। उसका चेहरा खौफ और परेशानी से घबराया हुआ था। उसने जेब से बहुत से नोट निकालकर उस दर्दमंद महलेदार को दे दिए और कहा कि कम पड़ जाएं तो उससे और ले ले। सूफी 12-14 कमसिन लड़कों को ले आया। उनके पास सिपारे थे। उन्हें जिस कमरे में बिठाया गया उसके दरो दीवार चंद मिनट बाद लरसने लगे। ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों चमगादड़ उल्टे लटके हुए शोर गोगा बपा किए हुए हैं। कुछ देर बाद वो चीज़ें आ गईं जो ख़त्म कुरान में रखनी थीं। इनमें हर किस्म का फ्रूट था, मिठाई थी और खुश्क मेवा भी था। ये चीज़ें कुरान पढ़ने वालों के सामने रखी गईं तो चमगादड़ों की चटर चटर का शोर और ज़्यादा बुलंद हो गया। उमर हयात उस कमरे में देखने के लिए गया कि किसी चीज़ की कमी न रह गई हो। उसने देखा कि कुरान पढ़ने वाले हर लड़के के दाएं हाथ की शहादत की उंगली बड़ी तेज़ी से कुरान की सतरों पर चल रही थी। इतनी तेज़ कि उमर हयात की नज़र भी उंगली का ताक़ुब न कर सकती थी। बाज़ लड़कों की उंगलियां कुरान पर चल रही थीं और उनकी नज़रें केलों, अमरूदों और मिठाई वगैरह की ढेरियों पर घूम रही थीं। उनके होंठ बड़ी तेज़ी से हिल रहे थे और ज़बानें न जाने कैसा शोर उगल रही थीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई लड़का अपने पास बैठे हुए लड़के को कोनी मारकर आंखों के इशारे से उसे फल फ्रूट की ढेरियां दिखाता और दोनों हंस पड़ते। फिर उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद हो जाती। 2-3 लड़के ऐसे भी थे जिनकी उंगलियां कुरान की सतरों पर चल रही थीं, उनकी ज़बानें भी चल रही थीं, लेकिन वो इधर उधर देख रहे थे और सूफी इस तकराक के आलम में था। अभी 1 ही घंटा गुजरा था कि कुरान ख़त्म हो गया। इस ऐलान पर उमर हयात ख़त्म कुरान के कमरे में गया। मलिक साहब, सूफी ने कहा, कुरान ख़त्म हो गया है। वो तो मैंने पहले ही देख लिया था कि कुरान ख़त्म हो गया है, उमर हयात ने दिली दिल में कहा। इन पेशावर लड़कों को सूफियों, मौलवियों और इमामों ने ख़त्म कुरान की ये ट्रेनिंग देकर जिसका मुजाहरा मैंने देखा है, कुरान की फजीलत और बरकत ख़त्म कर दी है। वरना अल्लाह के इस मुक़द्दस कलाम के सामने कौन सा जिन और कौन सा शरर शरार ठहर सकता था। नहीं उमर हयात, उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी, कुरान को कौन ख़त्म कर सकता है? ये तो क़यामत के बाद भी ज़िंदा रहने वाली किताब है। इसकी तिलावत जिन्नात को भी मसहूर कर लिया करती है। यूँ कहो कि इन लोगों का ईमान ख़त्म हो गया है। अगर इस मकान में जिन्नात ही आए थे तो वो यहाँ अपने फेंके हुए पत्थर तो छोड़ गए, मगर सूफी और उसके शागिर्द कुछ भी न छोड़ गए। उन्होंने जिन डोंगों और प्लेटों में खाना खाया था, इन्हें तो जैसे वो धो गए। उमर हयात, नसीमा और शौकत के लिए न सालन बचा न रोटी। क्या अब इस आफत से छुटकारा मिल जाएगा? नसीमा ने उमर हयात से पूछा। अगर सूफी साहब के शागिर्द इसी तरह आकर कुरान ख़त्म करते रहे तो इस सारे महल में कोई जिन, चुड़ैल और भूत नहीं ठहरेगा, उमर हयात ने कहा। अल्लाह से मदद मांगो नसीमा, सुबह उठकर तिलावत कुरान ज़रूर किया करो। नसीमा की माँ और उसका बाप भी आ गया था। बाप तो तस्बीह पर कोई वजीफ़ा कर रहा था, किसी के साथ बात ही नहीं करता था और माँ थी कि किसी की सुनती ही नहीं थी। मैं जानती हूँ, उसने आते ही कहा था। मुझे मालूम है कि ये कौन करा रहा है। तुम कराते रहो ख़त्म कुरान, कुछ नहीं होगा। घबराना नसीमा, सुबह हो लेने दे, मैं मस्ताने नक्शबंदी के पास जाऊंगी। वो यहाँ आकर 1 मिनट में बता देगा कि ये क्या है। अगर किसी ने कुछ कराया है तो इसका नाम और सारी निशानियाँ बता देगा। मेरी अकल में तो एक और बात आती है बहन, नसीमा की एक बूढ़ी पड़ोसन ने कहा। मुझे इस लड़के पर शक है, शौकी पर। ये इसी की नहुसत है। इतना खूबसूरत लड़का, इतना खूबसूरत। या तो इस पर कोई चुड़ैल आशिक हो गई है या इसकी माँ की बदरू आती है। वो नसीमा को पत्थर मारती है, इसके कपड़े और नोट जलाती है और अपने बच्चे से प्यार करती है। हाँ नसीमा, माँ ने उसे कहा, इसे झूठ न समझना, बुआ ठीक कह रही है। इस शौकी को चलता करो, इसका बाप मुझे उसी रोज़ तलाक दे देगा। नसीमा ने कहा। वो तो उसे गर्म और सर्द हवा भी नहीं लगने देता। कुछ करना पड़ेगा, नसीमा की माँ ने अपने आप से बातें करने के लहजे में कहा। कुछ करना पड़ेगा। वो चौंक पड़ी और नसीमा की बूढ़ी पड़ोसन के कान में कहा। यह भी तो हो सकता है कि इस बदरू की बद्दुआ से मेरी बेटी की औलाद ही ना हो। हाँ हाँ, बूढ़ी पड़ोसन ने वसूख से कहा। ऐसा हो सकता है और होगा भी यही। वो नहीं थी तिल्ले जरी वालों की बेटी, उसके साथ ऐसे ही हुआ था ना। और पड़ोसन ने एक पुरस्कार और सनसनीखेज दास्तान सुना डाली। नसीमा की माँ यूं गहरी सोच में खो गई जैसे उमर हयात की जायदाद और दौलत का हिसाब लगा रही हो।
जो नसीमा का कोई बच्चा पैदा न होने की सूरत में शौकत को विरसे में मिलेगी। शौकत अपने बाप के पास बैठा था। नसीमा की माँ उसे बहुत देर तक घूरती रही। एक दिन और गुजरा तो अगले रोज नसीमा की माँ मस्ताने नक्शबंदी को नसीमा के घर ले आई। मस्ताना अधेड़ उम्र आदमी था। उसके सर के बाल इतने लंबे थे कि उसके कंधों से भी नीचे आ जाते थे। उसकी दाढ़ी 2 इंच लंबी थी और सलीके से तराशी हुई मूछों को ताव दिया हुआ था। उसके सर पर फुनने वाली लाल तुर की टोपी थी, जिसके इर्द गिर्द उसने पगड़ी लपेट रखी थी। उसने कुर्ता जो पहन रखा था वो उसके गले से टखनों तक गया हुआ था और उसका रंग गहरा सब्ज था। इस कस्बे में आए उसे 16-17 साल गुजर गए थे। कब्रिस्तान के साथ ही उसका कच्चा मकान था, जिसके इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ बारिशों के पानी का कुदरती जौहर था, जिसमें सारी रात मेंढक टर्राते रहते थे। तीसरी तरफ कब्रिस्तान और चौथी तरफ खंडर वीरान जमीन थी। रात को उसके मकान के करीब से कोई नहीं गुजरता था। कहते थे कि रात को मस्ताना नक्शबंदी जिन्नात और चुड़ैलों को हाजिर करके उनसे रक्स करवाता है। रात को कभी कभी उसके मकान से हक अल्लाहू और इल्लल्लाहू के धमाके सुनाई देते थे। कब्रिस्तान के तकिए के मलंग और साईं उसके मुरीद थे। वो जहाँ बैठते वहाँ लोगों को मस्ताने की जन्नत की कोई नई कहानी सुनाते थे। उसके मुतालिक मशहूर था कि वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में नाइक हुआ करता था। वो रिसाले में था और माना हुआ शहसवार था। उसका रिसाला सूबाई सरहद के कबायली इलाके में था, जहाँ अंग्रेज़ों और कबायली पठानों की लड़ाइयाँ ज़ोरों पर थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उसका रिसाला पहाड़ियों के अंदर से गुजर रहा था। इलाका बहुत ख़तरनाक था। आगे जाके रिसाले को 3 हिस्सों में तकसीम करके मुख्तलिफ वादियों में भेज दिया गया। मस्ताना जिस हिस्से में था उस पर पठानों ने, जो पहाड़ियों में घात लगाए बैठे थे, फायर खोल दिया। पहली बार में ही चंद एक घोड़े और सवार जख्मी हो गए और ये स्क्वाड्रन बिखर गया। पीछे से एक प्यादा पलटन भी आ गई, जिसने पहाड़ियों पर पोजीशनें लेकर पठानों पर फायरिंग शुरू कर दी। लड़ाई के दौरान मस्ताने का घोड़ा बेलगाम होकर 7 वाली वादी में निकल गया। मस्ताने ने बड़ी मुश्किल से घोड़े को अपने काबू में किया और उसे वापस लाने लगा। वो अकेला था और घोड़ा उसे दूर ले गया था। उसका जिंदा वापस आ जाना मशकूक नजर आता था। उसने एक चट्टान के दामन में एक सफ़ेद रीश मोहम्मद पठान को देखा। वो बुरी तरह जख्मी था और बैठ गया था। मस्ताने ने घोड़ा उसके करीब रोक लिया। बूढ़े पठान के पास तोड़ेदार राइफल थी। मस्ताने को चाहिए था कि वो इस पठान को गोली मार देता और उसकी राइफल ले आता, या उसे जिंदा ही घोड़े पर डालकर ले आता और अपने कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर देता। लेकिन उसने घोड़े से उतरकर पठान को पानी पिलाया और उसे घोड़े पर बिठाकर उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है। पठान ने जहाँ कहा मस्ताना उसे वहीं छोड़ आया। वहाँ पहाड़ियों के अंदर अकेला एक मकान था, जहाँ उसके घर की औरतें और बच्चे थे। जा, मैंने तुझे वो ताकत दे दी है जो मुझे मेरे पीर उस्ताद ने दी थी। बूढ़े पठान ने उसे चमड़े में सिला हुआ एक तावीज़ देकर कहा, ये जब भी हाथ में लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पुकारोगे तो 2 जिन्नात तुम्हारे पास आ जाएंगे। याद रखना कि इन्हें कभी बदी का हुक्म ना देना, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मस्ताना फौज से निकल आया और उसने इन 2 जिन्नात के इशारे पर इस कस्बे के कब्रिस्तान के करीब मकान बना लिया। वो लोगों से कम ही मिलता जुलता था, अलग थलग रहता और अपनी दुनिया बसाए हुए था। उसकी मकबूलियत का राज अलग थलग और खामोश रहने में था। वो औरतों में इसलिए ज़्यादा मकबूल था कि आधे सर का दर्द एक फूंक से रफ़े कर देता था। औरत का माथा उंगलियों से मलता, उसके सर पर हाथ फेरता, उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर ऊपर उठाता और उसकी आंखों में फूंक मारता था। नसीमा की माँ तो मस्ताने की मुरीदनी थी। उसने जब नसीमा को उमर हयात को दाम मोहब्बत में लेने को कहा था तो खुद मस्ताने नक्शबंदी के पास गई और उसे कहा था कि वो ये करिश्मा कर दिखाए कि उमर हयात नसीमा को कबूल कर ले। मस्ताने ने ऐसी बात नहीं कही थी कि नसीमा को उसके पास भेजा जाए। उसने ऐसी बात किसी औरत से कभी भी नहीं कही थी। नसीमा की माँ को उसने सरकंडे का 3-3.25 इंच लंबा एक टुकड़ा देकर कहा था कि ये उमर हयात के घर के अंदर फेंक दे। उमर हयात बगैर जाल के हाथ आ जाएगा। और वो माँ बेटी के हाथ आ गया, मगर सरकंडे के टुकड़े ने अब कोई और ही करिश्मा दिखाना शुरू कर दिया था। मस्ताना नक्शबंदी नसीमा की माँ के साथ नसीमा के घर में दाखिल हुआ तो सहन में चलते चलते रुक गया और इधर उधर देखने लगा। फिर मुस्कुराया, तुम हो?
اس نے اسے کہا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا، جا بھائی میرے جا، کیوں انہیں تنگ کرتے ہو؟ وہ وہیں کھڑا کبھی چپ ہو جاتا، کبھی بولنے لگتا، نہیں جاؤ گے؟ مجھے جانتے نہیں ہو؟ ہاں ہاں بھائی، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، تم جو کہو گے، جو شرط بتاؤ گے پوری کروا دوں گا، بس اب ان کی جان چھوڑو۔ میں کہتا ہوں شرط بعد میں پوری ہوگی، پہلے میری بات مانو۔ میں نے ان دونوں کو تمہارے پیچھے ڈال دیا نا، تو پھر دوڑے دوڑے میرے پاس آؤ گے۔ اس وقت گھر میں عمر حیات، اس کے بچے شوکت اور نسیمہ کی ماں کے علاوہ محلے کی 2 عورتیں بھی موجود تھیں۔ مستانہ جس جن سے باتیں کر رہا تھا وہ تو شاید اس کی بات نہیں مان رہا تھا، لیکن اسے دیکھنے والے بری طرح متاثر اور مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ مستانہ صحن سے برآمدے میں چلا گیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں سے اس نے مردے کی 2 ہڈیاں نکال کر فرش پر رکھیں۔ یہ انسانی بازوؤں کی ہڈیاں تھیں۔ وہ تھیلے میں سے کچھ اور نکال رہا تھا کہ اسی سائز کا ایک پتھر، جس سائز کے پہلے گرتے رہے تھے، مستانہ کے قریب گرا اور اچھل کر دیوار سے ٹکرایا۔ مستانہ نقش بندی پتھر سے زیادہ اچھلا اور اس کا سانولا رنگ پیلا پڑ گیا۔ برآمدے میں کھڑی تمام عورتیں بھاگ کر کمرے میں چلی گئیں۔ کسی نے یہ بھی نہ دیکھا کہ شوکت گر پڑا ہے اور اس پر دورے کی حالت طاری ہو گئی ہے۔ عمر حیات نے دیکھ لیا اور بچے کو اٹھا کر کمرے میں پلنگ پر ڈالا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ 2-3 پتھر ایک دوسرے کے پیچھے مستانہ کے آگے پیچھے گرے۔ مستانہ بدک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جھک کر بازوؤں کی ہڈیاں اٹھانے لگا تو ایک ہڈی اپنے آپ ہی اڑی اور صحن میں جا پڑی۔ مستانہ پیچھے ہٹ گیا، وہ دوسری ہڈی کو اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ سائیں مستانہ جی، عمر حیات کمرے سے نکلا اور بولا، بچے کو دیکھیں، اس مکان پر پتھر اولوں کی طرح گرتے رہیں، میں پرواہ نہیں کروں گا، میرے بچے کو بچا لیں۔ بچا لوں گا۔ مستانہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور پتھر صحن میں آ گرا اور لڑھکتا ہوا برآمدے میں آ رکا۔ مستانہ کچھ اور نہ کہہ سکا۔ دوسری ہڈی جو برآمدے میں پڑی تھی وہ بھی اڑی اور پہلی ہڈی کے قریب جا پڑی۔ کپڑے لٹکانے والے تار پر 2 تولیے لٹک رہے تھے۔ دونوں کو آگ لگ گئی۔ سب مستانہ کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں پوری امید تھی کہ وہی اس گھر کو اس پراسرار آفت سے بچائے گا، لیکن اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ بچے کو دیکھنے کے بہانے کمرے میں چلا گیا۔ بچے کے قریب پہنچتے ہی بچے نے جسم اور بازوؤں کو انگڑائی کے انداز سے اکڑایا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے ہو گئے، آنکھوں کی سرخی تیزی سے کم ہونے لگی، تشنج ختم ہو گیا اور اس کے منہ سے نکلا، ابو، اور وہ اٹھ بیٹھا۔ عمر حیات اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنی گود میں بٹھا کر اس کے سر اور گالوں کو چومنے لگا۔ نسیمہ بچے کے قریب آئی تو بچہ اپنے باپ سے لپٹ گیا جیسے نسیمہ سے وہ ڈرتا ہو۔ دیکھا نا، نسیمہ کی ماں نے کہا۔ مستانہ جی شوکی کے قریب آئے تو شوکی اٹھ بیٹھا۔ ذرا پہلے اندر آ جاتے تو بچے کو اتنی تکلیف نہ ہوتی، نسیمہ نے کہا۔ ہر بات اور ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے، مستانہ نے کہا۔ انہوں نے آج تم لوگوں پر نہیں، مجھ پر حملہ کیا ہے۔ وہ پتھر مجھے مارتے رہے، لیکن پتھر جو سیدھے آتے تھے وہ میرے قریب آ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ تم لوگوں نے دیکھا نہیں، وہ تو میری ہڈیاں بھی لے اڑے، لیکن صحن سے آگے نہ لے جا سکے۔ کچھ کریں سائیں مستانہ جی، عمر حیات نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا۔ کچھ کریں، آپ جتنی رقم مانگیں گے ابھی دوں گا۔ آپ کی رقم میری ولایت میں نہیں چل سکتی ملک صاحب، مستانہ نے کہا اور ذرا سوچ کر مستانی سی آواز میں بولا، چند ایک چیزوں کی ضرورت ہے، بڑا سخت عمل کرنا پڑے گا، اس کے لیے 50 روپے دے دیں۔ عمر حیات نے اسی وقت 50 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ کچھ ہمیں بھی سمجھائیں، عمر حیات نے مستانہ سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا راز نہیں ملک صاحب، مستانہ نے جواب دیا۔ یہ تو جلتا ہوا تنور ہے، اس میں ہر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے نسیمہ کی ماں کی طرف دیکھا اور بولا کہ پرسوں میرے پاس آنا، آپ کی ضرورت پڑی تو آپ کو بلا لیں گے، عمر حیات نے کہا۔ اب میرے آنے کی ضرورت نہیں، مستانہ نے کہا، میں نے دیکھ لیا ہے یہ کیا ہے اور کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے ہم پر کالا جادو کرایا ہے، عمر حیات نے کہا۔ لوگ کیا جانیں، مستانہ نے کہا، اگر یہ کالا جادو ہوتا تو میں یہاں کھڑے کھڑے تم پر جادو کرانے والے کو الٹا کر دیتا، لیکن یہ کچھ اور ہے ملک صاحب۔ مستانہ چل پڑا، کمرے سے نکل کر صحن میں گیا۔ اس کی دونوں ہڈیاں صحن میں پڑی تھیں۔ پہلے تو 3-4 قدم دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہڈیوں کی طرف ایک قدم اٹھایا اور رک گیا۔ اب وہ چلا تو ہڈیوں کے پاس جا رکا اور جھکا، پھر اس نے یوں آہستہ آہستہ اور ڈرتے ڈرتے ہاتھ
हड्डियों की तरफ बढ़ाया जैसे वो जहरीले सांप हों जो उसे डस लेंगे। आखिर उसने हड्डियां उठा लीं और तेजी से उन्हें थैले में डालकर बाहर निकल गया। वो बहुत तेज चलता अपने मकान तक पहुंचा। अंदर गया तो 2 आदमी बैठे थे। इनमें एक मलंग था जो इसी कब्रिस्तान के तकिए में रहता था। सुना मस्ताने, मलंग ने कहा, अच्छा हाथ मार आए हो, कोई मोटा मुर्गा फंसा था? सुट्टा लगवाओ यार, मस्ताने ने थैला उकताहट से फेंकते हुए कहा। आज तो मारे ही गए थे। क्यों, क्या हुआ? वो तुमने सुना नहीं? मस्ताने ने कहा। वो मलिक उमर हयात है ना, कमीशन एजेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे आदमी ने कहा। उनके घर पत्थर पड़ते हैं और कहते हैं कि कपड़े भी जल जाते हैं। आज इन पत्थरों से मालूम नहीं मेरी कौन सी नेकी ने मुझे बचा लिया है, मस्ताने ने कहा। मलिक की सास मुझे वहां ले गई थी। मैं अपने उस्तादी करतब दिखाने के लिए बरामदे में ही बैठ गया और पत्थर पड़ने लगे। 4 तो मेरे करीब गिरे और ये दोनों हड्डियां जो मैंने थैले से निकाल कर फर्श पर रख दी थी अपने आप ही उड़कर सहन में जा गिरी। उधर उनके लड़के को कोई दौरा पड़ गया। उसका बाप मुझे अंदर बुलाता था और मैं डर के मारे अंदर जाता नहीं था। जब एक पत्थर और मेरे पाँव में आ पड़ा तो मैं भागकर कमरे में चला गया। खुदा ने मेरी इज्जत यूं रख ली कि लड़के का दौरा खत्म हो गया। सब कहने लगे मुझे देखकर कि जिन भाग गया है। कुछ हाथ भी लगा है इन्हें? मलंग ने पूछा। तो क्या मैं खाली हाथ आने वाला हूँ? मस्ताने ने कहा। 50 रुपये नकद वसूल किए हैं, अभी और भी करूँगा, लेकिन वहाँ जाऊँगा नहीं। ये तो बता मस्ताने, मलंग ने हुक्के की टोपी में चर्च रखते हुए पूछा, ये होता क्या है? जिन भूत या? जिन भूत ऐसे नहीं किया करते, मस्ताने ने कहा। ये काला इल्म है जिसे तावीज़ कराना भी कहते हैं। हर आमिल ये अमल नहीं कर सकता, कोई कोई करता है। पैसे लेकर घर बैठे अपना काला जादू चलाता है। ये वही जादू चल रहा है। ये लोग खामखा डरते हैं। कुछ दिनों बाद ये सिलसिला खुद ही रुक जाएगा। इस इल्म के आमिल जितने दिनों के लिए पैसे लेते हैं इतने ही दिनों के लिए ये काम करते हैं। तुमने इन्हें क्या बताया है? मलंग ने चर्च वाले तंबाकू का कश लगाकर हुक्का मस्ताने के आगे करते हुए पूछा। तुमने यही कहा होगा कि इस घर में जिन है। ये ना कहूँ तो खाऊं कहाँ से? मस्ताने ने जवाब दिया। मैंने इन्हें कहा है कि ये बड़े ज़बरदस्त जिन हैं जो ज़रा मुश्किल से ही निकलेंगे। अभी तो मुझे इस घर से सैकड़ों रुपए निकालने हैं। मलिक की सास मेरी मुट्ठी में है। वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी मलिक के साथ हो। वो यहाँ आई थी। मैंने सरकंडे का एक टुकड़ा वैसे ही उसे देकर कहा कि ये मलिक के घर फेंक दो। उसकी बेटी बड़ी ही खूबसूरत लड़की है। मलिक को अच्छी लगी और उसने उससे शादी कर ली। इस लड़की की माँ हर किसी से अभी तक यही कहती फिरती है कि मस्ताने नक्शबंदी के काम ने उसे इतना अमीर दामाद दिला दिया है। लोग अपनी ख्वाहिशों और मुरादों के हाथों इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनकी मर्जी के मुताबिक ऊट पटांग इशारा कर दो तो इसे वो मारिफत का इशारा समझ लेते हैं। ऐसी बातें न किया कर मस्ताने, दूसरे आदमी ने कहा। लोगों की अकल ने काम करना शुरू कर दिया तो तुम जैसे उस्ताद, हम जैसे शागिर्द और ये पीर शाह और आमिल वगैरह भूखे मर जाएंगे। उमर हयात के घर का अब ये आलम था जैसे दरो दीवार भी खौफजदा हों। रात हल्का सा खड़ाक होता तो उमर हयात और नसीमा हड़बड़ा के जाग उठते थे। इस आफत से पहले शौकत रात को अलग कमरे में सोता था, लेकिन अब उमर हयात उसे अपने साथ सुलाने लगा था। इन हालात में वो बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ सकता था। उमर हयात सिर्फ यही नहीं कि उसे कमरे में सुलाता था बल्कि अपने साथ सुलाता था। एक दिन का और वक्फा पड़ा तो नसीमा का बाप इस इलाके के एक मशहूर पीर को घर ले आया। इस पीर के साथ 5-6 खास मुरीद थे जो पीर के पीछे पीछे कलमा तैयबा का विर्द बुलंद आवाज से करते चले आ रहे थे। पीर को देखकर सारा महल्ला पीर की कदम बोसी के लिए इकट्ठा हो गया। अब देखते हैं वो कौन सा जिन है जो पत्थर फेंकेगा। गली में कई लोगों की जुबान पर यही अल्फाज थे। हमारे पीर साहब ने तो चुड़ैलों की गर्दनें मरोड़ दी हैं। ये जिन क्या चीज़ हैं? पीर साहब ने मुर्दे जिंदे किए हैं। पीर को अंदर गए अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि पीर के 2-3 मुरीद दौड़ते हुए बाहर आए। उनके पीछे पीछे वो आदमी बाहर निकले जो पीर साहब के कदम चूमने के लिए अंदर गए थे। गली में जो लोग हिजूम की सूरत इकट्ठे हो गए थे उनमें भगदड़ मच गई। पत्थर पड़ रहे हैं, पत्थर पड़ रहे हैं। एक शोर था, कपड़ों को आग लग गई है। इस शोरगुल में मुर्दों को जिंदा करने वाले पीर साहब इस घर से निकले और जिधर से आए थे उधर को ही चल पड़े। पीर साहब की मौजूदगी में शौकत को फिर दौरा पड़ गया था और पत्थर पड़ने शुरू हो गए थे।
तार पे लटका हुआ एक कपड़ा जल गया। नसीमा के पर्स में जो नोट डले थे वो भी जल गए। पीर ने ये पुरस्कार मुजाहिरा अपनी आंखों से देखा था। तो वो ये कहकर मकान से निकल आया कि यहाँ नहीं, मैं अपने घर जाकर इन जिन्नातों को जला डालूंगा। मस्ताना नक्शबंदी नसीमा की माँ से कह गया था कि वो इसके पास आए। इतना मकबूल और पहुंच वाला पीर भी हार गया तो नसीमा की माँ मस्ताने के हाथ चली गई। मस्ताने ने थोड़ी देर पहले चर्च का कश लगाया था जिससे उसकी आंखें चढ़ी हुई थीं। चर्च का खुमार नसीमा की माँ के लिए जलाल था। मैं पक्का बंदोबस्त कर रहा हूँ, मस्ताने ने नशे से लड़खड़ाती हुई जबान में कहा। ये 2 जिन्नात का काम है, बड़े बदमाश हैं, आज रात काबू में आ जाएंगे। मस्ताने ने एक तावीज़ सा लिखकर उसे दिया और कहा कि उसे काले रंग के कोरे कपड़े में बांधकर उस कमरे के दरवाजे के साथ लटका देना जिसमें रात बच्चा सोता है। साईं बादशाह, नसीमा की माँ ने आगे होकर जरा दबी जबान में कहा, मुझे कई लोग कह चुके हैं कि लड़का मनहूस है। आपको शायद मालूम न हो, ये मेरे दामाद की पहली बीवी से है। सियाने आदमी कहते हैं कि इस लड़के की माँ की बदबू आती है। अगर ये लड़का इस घर से निकल जाए तो आपका क्या ख्याल है, ये आफत टल जाएगी? तुम जिन्नात को घर से निकालना चाहती हो या इस लड़के को? मस्ताने ने कहा। जिन्नात को निकालना एक काम है और लड़के को वहाँ से निकालना दूसरा काम है। मस्ताना बड़ा घाघ आदमी था और उसे जिंदगी का जो तजुर्बा था वो आम जहन के इंसानों को कम ही हो सकता है। उसने कहा, लड़के को तुम उस घर से किस तरह निकाल सकती हो? क्या उसका बाप उसे घर से निकाल देगा? वो तो कहता है कि इस मकान पर ओलों की तरह पत्थर पड़े तो मुझे परवाह नहीं, मेरे बच्चे को बचा लें। नसीमा की माँ को खामोश देखकर मस्ताने ने राजदाराना लहजे में कहा, लड़के को गायब किया जा सकता है, पैसे लगेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नसीमा की माँ ने पूछा कि आप मेरे दामाद से कह दें कि जब तक ये लड़का इस घर में मौजूद है ये आफत घटेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, मस्ताने ने कहा। बाप अपने बच्चे को घर से नहीं निकालेगा। अगर रकम दे सकती हो तो बच्चे को गायब किया जा सकता है। कैसे? नसीमा की माँ ने पूछा। क्या आप कोई ऐसा तावीज़ देंगे या बच्चे को भगाने के लिए कोई अमल करेंगे? ये मेरी सोचने वाली बात है कि मैं क्या करूँगा, मस्ताने ने कहा। तुम ये चाहती हो कि बच्चा इस घर में ना रहे? मस्ताने की मुजरिम निगाहें बहुत दूर तक चली गईं। उसने कहा, इस बच्चे का गायब हो जाना तुम्हारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि वो रहा तो जायदाद का वारिस वही होगा। बात करो, मैं जो मांगूंगी वो दोगी। आप क्या लेंगे? 500 रुपये नकद, मस्ताने ने कहा। और रकम पहले? 500? नसीमा की माँ की आंखें ठहर गईं। उस जमाने में 500 रुपये किसी साहूकार के पास ही हो सकता था। नसीमा की माँ ने पूछा, कुछ कमी बेशी? रकम बहुत ज़्यादा है। उस आफत का हिसाब करो जो तुम्हारी बेटी पर आ रही है, मस्ताने ने कहा। और उस जायदाद का हिसाब करो जो उस बच्चे के गायब हो जाने के बाद तुम्हारी बेटी को मिलेगी। मैं जानता हूँ तुम्हारी बेटी इससे ज़्यादा रकम भी दे सकती है। मुझे बेटी से बात कर लेने दो, नसीमा की माँ ने कहा और 5 रुपये का एक नोट मस्ताने के आगे रखकर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद एक आदमी मस्ताने के घर आया। मस्ताने, उसने कहा, ये तो बड़ी मोटी मुर्गी है, इधर आओ। मस्ताने ने कहा, मेरे पास बैठो, एक बच्चा गायब करना है, 11-12 साल का है। फिर उसका क्या करोगे? गायब कर देना है, मस्ताने ने कहा। खास ज़मीन के अंदर गायब कर दो, काम मुश्किल नहीं, मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगा। मैं गंजे से बात कर लूँ, उस आदमी ने कहा। लेकिन मस्ताने, ये सोच ले, रास्ता अच्छी तरह साफ करना। अभी 6 ही महीने हुए हैं, मैं 3 साल जेल काट के आया हूँ।